हबीब अकरम साहब, आपकी जानिब आएंगे। काबुल में आप मौजूद हैं, बताइएगा क्या माहौल आप यहां पर देख रहे हैं। 11 सितंबर को ये बनने तो जा रही है हुकूमत, अब चैलेंजेस कौन कौन से सामने आएंगे इस हुकूमत के? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तालिबान के सामने तो बजाते खुद ये था कि एक हुकूमत की तश्कील हो जाती। आप जानती हैं कि 15 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक सूरत हाल ऐसी रही थी कि अफ़गानिस्तान में इतना बड़ा मुल्क 4 करोड़ के करीब आबादी, तकरीबन 6 लाख मुरबा किलोमीटर रकबा, तो इसके अंदर हुकूमत का ना होना बजाते खुद एक बहुत बड़ा मसला था। तो लिहाजा पहली कामयाबी तालिबान को हुकूमत की तश्कील की सूरत में मिल गई है। और किसी हद तक आप यूँ कह सकते हैं कि अब जो तालिबान है, जो पहले एक फाइटिंग फोर्स थे, अब बाकायदा तौर पर एक गवर्नेंस की कुव्वत बन के, एक सियासी कुव्वत बनकर सामने आ गए हैं। और कल वो बाकायदा तौर पर हुकूमत संभाल लेंगे और हल्फ उठाया जाएगा, उसकी तकरीब होगी। उसकी तकरीब का भी हतमी वक्त तो पता नहीं चला, लेकिन बहरहाल थोड़ी देर में हो सकता है कि वो सामने आ जाए। तो लिहाजा बजाते खुद हुकूमत की तश्कील ही एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन यहाँ से जो इम्तहान है वो शुरू होता है गवर्नेंस का, अमन व अमान का, मुआशियात का। ये जो इम्तहान है, अब इसमें देखना है कि तालिबान कैसे कामयाब होते हैं, क्योंकि उनके सामने चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े हैं। आप इस मुल्क में चले जाएं, मैं जिस दारुल हुकूमत में बैठा हूँ यहीं के, यानी जहाँ पे इसी से एक तरफ से, यानी अगर मेरे दाएं तरफ जाएं आप सड़क पर कुछ फासला तय करें तो आप सदारती महल तक पहुँच जाते हैं, और बाएं तरफ कुछ फासला आप तय करें तो आपको एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में कंदूज, लूगर और कुन्नड़ के जो महाजरीन हैं वो कैंप लगाए हुए नज़र आते हैं, जिनके घर बार तबाह हो चुके हैं। इसी तरह काबुल के इर्द गिर्द भी सूरत हाल है। मुख्तलिफ बड़े शहरों में भी लोग इसी तरह अपना घर पर छोड़ के बैठे हुए हैं, काम करने के लिए नहीं है, और कोई तिजारत इस तरह नहीं हो रही क्योंकि बैंक बंद है। तो लिहाजा ये वो सारे इमीडिएट चैलेंजेस हैं जिनका जवाब कल से ही लोग मांगना शुरू कर देंगे, लेकिन उम्मीदें बहरहाल बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरा जो अमन व अमान का मामला है, उमर रुबाब, वो जी गवर्नेंस का चैलेंज, देखिए गवर्नेंस के चैलेंज में दो तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो यह है कि जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं जो पहली हुकूमत में मुलाजिम थे, उनको मुझे आज पता चला कि आखिरी 3-4 महीने तनख्वाहें ही नहीं मिली। ज़ाहिर है, जब आप तनख्वाह नहीं देंगे किसी सरकारी मुलाजिम को तो वो अपना घर कैसे चलाएगा, तो उसका जो विलिंगनेस टू वर्क है वो ही ख़त्म होकर रह जाती है। तो लिहाजा वो लोग अपने घरों को चले गए जब 15 अगस्त के बाद से, तो वो बहुत सारे उनमें से वापस अपने दफातर में भी नहीं आए, उन्होंने अपने ओहदे और काम भी नहीं संभाला। इसी तरह जब आप और अपने रज़ाकारों को ले तो आए हैं तालिबान वहाँ पे, लेकिन वो तालिबान भी, वो नौजवान भी बग़ैर पैसे के काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला मसला तो यह है कि किस तरह सरकारी मुलाजमों को जो पहले जा चुके हैं उन्हें वापस लाया जाए, या अगर कोई वापस नहीं आना चाहता तो उसकी जगह पर ऐसा तालिबान का नुमाइंदा हो जो उस काम को समझता हो, उसकी टेक्निकलिटी से आगाह हो। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, अफराद की शनाख्त। दूसरा, उन सब को पैसे देना, उन सब को तनख्वाहें देना। आप एक मोमेंटम में चल रहे हैं, मोमेंटम अब ज़ाहिर है जब हुकूमत हल्फ उठा लेगी तो वो जंगी मोमेंटम ख़त्म हो जाएगा, और फिर आपको एक नज़रियाती मोमेंटम और अमली मसाइल के साथ उनसे आपका वास्ता पड़ेगा। तो उस सूरत हाल में आप कैसे आगे बढ़ेंगे? एक गवर्नेंस के हवाले से और अमन व अमान से जुड़ा हुआ एक अहम मसला उमर बाब जो काबुल में मुझे नज़र आया, यहाँ पे मीडिया भी ये कह रहा है, यहाँ पे लोग जिनसे मेरी मुलाकात हुई वो भी ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे अब भी हैं जो तालिबान हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कोई शनाख्त का ज़रिया नहीं है, या उन्होंने कोई ऐसी वर्दी नहीं पहन रखी जिसकी बुनियाद पे उन्हें दूसरे लोग शनाख्त कर सकें कि इन्हें तालिबान की जगह, तालिबान अगर किसी जगह खड़ा किया गया है तो उन्हें बाकायदा हुकूमती जिम्मेदारी भी दी गई है। तो ये एक ऐसा मसला है जिससे निमटना शायद आज की नहीं अभी की ज़रूरत है। कि इस वक्त भी मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी सफारत खाने, आज मैं गया तो वहाँ पर भी सफारत खानों की जो सिक्योरिटी है वो भी तालिबान ने अपने ज़िम्मे ले रखी है, और बहुत उम्दा है, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी इफ़ेक्टिव है। आने जाने उनकी बड़ी आने जाने वालों को रेगुलेट किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर फिर वही है कि वो बग़ैर वर्दी के लोग हैं, नौजवान हैं, उनकी मैदान जंग में तो ट्रेनिंग हुई है, क्या शहरों के अंदर सिविल मामलात को वो चला सकेंगे और कितनी देर चला सकेंगे? ये बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जो इनके सामने हैं, और मुल्क के अंदर के हैं। जो बैरूनी चैलेंजेस हैं वो तो ज़ाहिर है ही।
बिल्कुल बैरूनी चैलेंजेस तो हैं ही साथ साथ, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है ज़ाहिर है अब हुकूमत बनाने जा रहे हैं तालिबान, यहाँ पर अंदरूनी सूरत हाल को किस तरह से कंट्रोल करना है। 34 रुकनी काबीना का जो ऐलान किया गया है, इनमें जो जो शख्सियत मौजूद है, आपको लगता है कि इन सब में इतनी मतलब ये कैपेबल हैं इतने कि इन अंदरूनी चैलेंजेस से जो है वो इन चैलेंजेस को पूरा कर सकें? देखिए, मेरा ख्याल है कि पिछले 20 साल से पाकिस्तान क्या दुनिया के अंदर तमाम ममालिक ने, ख़ास तौर पे जो वेस्टर्न ममालिक हैं, उन्होंने बार बार एक सवाल पूछा है मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर कि क्या तालिबान इतने केपेबल हैं या नहीं हैं। जब उनकी गवर्नमेंट गिर गई और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही थीं और अमेरिकन फ़ौज अपने उरूज पे थी इस खत्ते के अंदर, तो भी लोग कहते थे कि शायद तालिबान इतने केपेबल नहीं है और ये रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी जो तालिबान की तरफ से रेजिस्टेंस थी। जब उन्होंने एडवांसमेंट्स करनी शुरू कर दी और जंग के अंदर कुछ पासा पलटना शुरू हो गया, तो लोगों ने कहा कि ये मोमेंटरी तो बात हो सकती है, लेकिन शायद तालिबान में इस तरह की केपेबिलिटी नहीं है। जब वो काबुल के गिरदोनवा में पहुंच गए तो लोगों ने कहा कि बाकी तो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन दूसरी तरफ भी फौज खड़ी हुई है, तालिबान इतने केपेबल नहीं है। हमने और मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी गवर्नेंस बड़ी अच्छी होगी, उनको गवर्नेंस में बड़े चैलेंजेस होंगे। वो एक जंगजू फोर्स है, वो कोई पॉलिटिकल फोर्स सबसे पहले इस तरह हमें मुस्बत तौर पे 1990s में कुछ अरसे के लिए नजर आई, लेकिन उसके अलावा नजर नहीं आई। तो क्या जंगजू फोर्स वो अपनी पॉलिटिक्स के अंदर ट्रांसलेट कर सकेंगे? ये सवाल हमें बार बार अपने आप से भी, अफगानिस्तान से भी, अफगानिस्तान के लोगों से भी, तालिबान से भी पूछना चाहिए। लेकिन इस एजम्पशन से, मेरा ख्याल है तारीख अब इस बात की गवाह है कि हम इस एजम्पशन से शुरू ना करें कि शायद वो केपेबल नहीं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें तारीख में पिछले 20 साल में दुनिया ने सोची कि तालिबान केपेबल नहीं होंगे, तालिबान ने सबको दिखाया कि वो ना सिर्फ केपेबल हैं बल्कि ऐसे ममालिक से या ऐसी फ़ौजों से, ऐसी पावर से ज़्यादा केपेबल हैं जो उनसे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली और पॉलिटिकली एडवांस थी। और अभी तक की जितनी तालिबान की ने अपनी रिस्ट्रेंट शो की है, देखिए इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि जंग हुई है, जंग में लोग मासूम लोग मारे जाते हैं। जब अमेरिका ने काबुल को फतह किया था तो कोई 19,000 के करीब मासूम लोग मारे गए थे सिर्फ काबुल शहर के अंदर जब अमेरिका की बमबारी हुई थी। तालिबान के टेक ओवर के अंदर ना उस तरह की जानें गई हैं, और एक जान भी जाए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ना उस तरह की खून की नदियाँ बही हैं, और ना ही अभी तक हमें कोई बड़े मुस्बत बर्बरियत के कोई प्रूफ नजर आए हैं। वेस्टर्न मीडिया में, खासतौर पे हिंदुस्तानी मीडिया में तो हर किस्म का कोहराम मचाया हुआ है, लेकिन हमें ऑन द ग्राउंड कोई प्रूफ्स नहीं नजर आए। तो मेरा ख्याल है कि बेनिफिट ऑफ डाउट उन्हें देना चाहिए। आपकी इजाजत से अगर मैं हबीब साहब से एक आध सवाल पूछ सकूं। बिल्कुल। हबीब साहब, पहले तो ये बताइए कि आपको तो नहीं कोई ओहदा दे दिया गया काबुल में ऑन अ लाइटर नोट? अच्छा, लेकिन ज्यादा सीरियस बात पे, बड़े काबिल लोग हैं और अफगानिस्तान के अंदर भी। जी बिल्कुल, लेकिन थोड़े सीरियस नोट पे हबीब साहब ये बताइए कि दुनिया में दो किस्म की तनकीद हो रही है। एक की जिसकी आपने निशानदेही की कि ऑपरेशनल टैक्टिकल लेवल के ऊपर दफातर कैसे चलेंगे, आपने दुरुस्त निशानदेही की कि आईडी कार्ड्स इशू होने चाहिए, कोई तरीका पता हो। सड़क पे अगर मुझे काबुल में कोई शख्स रोके और कहे कि जी ये दाएं तरफ नहीं चलना, बाईं तरफ चलना है, तो मैं किसी से पूछ सकूं या कोई भी शख्स पूछ सके कि क्या ये हुकूमत के अहकाम है, और अगर हुकूमत के अहकाम है तो कोई कार्ड दिखाएं, कोई तरीका ढूंढें। तो टैक्टिकल ऑपरेशनल कुछ चीज़ें। कुछ दीगर तनकीद भी हो रही है कि तालिबान को शायद अपनी गवर्नेंस के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ माइनॉरिटीज़ को, कुछ ताजिक्स को, कुछ शिया हज़ारा को, ख़वातीन को इंक्लूड करना चाहिए था। इस पे दुनिया में काफ़ी बात हो रही है। हाँ, अभी ये अबूरी सेटअप है और इसके बाद एक कोई परमानेंट सेटअप आएगा,